हेलो एवरीवन। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अजय सिंह आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। यह ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न तो आता ही है, लेकिन आप पढ़ते कई जगह से हो और समझ में कम आता है। लेकिन आज हम यहाँ इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। आज यहाँ इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे प्रश्न कैसा भी हो, आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है। टॉपिक का नाम है लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पहले बात कर ले कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो किस चीज का है, तो वो कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञान। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे का समाज से और उसके कल्चर से उसके मन में किन चीजों की, उसकी संज्ञान में किस चीज की वृद्धि होती है। ठीक है। तो इस संज्ञान को क्लियर करने से पहले, संज्ञान को समझने से पहले या सामाजिक सांस्कृतिक विकास को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संज्ञानवादी सिद्धांत है ये एक निर्मितवाद का सिद्धांत है। वो तीन प्रकार से है। एक है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद, तीसरा है मौलिक निर्मितवाद। अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक निर्मितवाद की, तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो है जीन पियाजे, जिन्होंने क्या कहा था कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, इसलिए उसे नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। इस निर्माण को, इस अवस्था को निर्माण व खोज का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या हम ये कहें कि इस सिद्धांत को निर्माण व खोज का भी सिद्धांत कह सकते हैं, जिसमें संज्ञान के विकास के लिए परिपक्वता क्या है? आवश्यक है। दूसरी बात करें कि सामाजिक जो निर्मितवाद है, इसमें सामाजिक निर्मितवाद की बात करेंगे तो इसके जो प्रतिपादक है वो है लियो वाइगोत्स्की, जो आज हम पढ़ेंगे। अब जब सामाजिक निर्मितवाद की बात करेंगे तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, तीनों का माध्यम क्या है? बहुत जरूरी है। इसमें बच्चा खुद से नहीं सीख पाता है। बच्चे को सीखने के लिए तीन चीजें कौन सा? पहला नाम जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जिसको बोलते हैं जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात आती है पाढ़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग। तीसरा नाम आता है एमकेओ, मोर अदर नॉलेज। तो ये जो तीन जो विशेषताएं हैं, इनको पढ़ते हुए हम आगे देखेंगे कि प्रश्न कहां से बार बार पूछे जाते हैं और कहां से इस बार पूछे गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं ये डेली कॉलेज, सीटेट, टीएटी, यहाँ तक कि साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए परिचय जो हमारी क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हम आगे अब देखेंगे कि अगर लियो वाइगोत्स्की को पढ़ना है, इनके सामाजिक सिद्धांत को पढ़ना है, तो इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसको समझने के लिए तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहली बात आती है सामाजिक अंतःक्रिया, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को क्या समझना है? सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरी बात आती है कि अगर बच्चे के विकास के लिए संस्कृति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समझना है? हमें कल्चर समझना है। और तीसरे नंबर में जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है? भाषा, और जिसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे का विकास किसके माध्यम से? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और तीसरे नंबर में जो बात आती है संस्कृति के माध्यम से बच्चे का विकास होता है। अगर हम देखें तो ये जो तीन विकास है, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज, ये तीन के आधार पर जो होता है उसके लिए तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन संकल्पनाएं हैं, जिसको हम लोग कोर कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं, जिनको पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं पाएंगे। उसमें से सबसे पहला नाम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मचान, उसको बोलते हैं पाढ़, है ना? पाढ़ का निर्माण, इसी को कहीं ना कहीं पर ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है। ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, पाढ़ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा नाम आता है एमकेओ, मोर अदर नॉलेज, या मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञान वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो हमारा सहपाठी भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, हमारा मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे सबको, एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका प्रश्न किसी भी क्षेत्र से छूट के नहीं जाए। जिसको हम लोग बोलते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। निकटतम विकास का, इसी को, निकटतम विकास के क्षेत्र को समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। निकटतम विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ से तात्पर्य क्या है? निकटतम से तात्पर्य क्या है? पाढ़ मचान किस ढंग से बच्चे का निर्माण होता है,
मोर नॉलेजेबल व्यक्ति कौन आता है इसके अंतर्गत, किस ढंग से किसी बच्चे को सिखाने में मदद करता है, इस प्रक्रिया को समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट रहती है, आप निसंकोच कमेंट करें, मैसेज करें। जिस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है, जिस टॉपिक की आप वीडियो चाहते हो, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आपकी दुविधा को खत्म करूंगा। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको समझाना मेरा परम कर्तव्य होगा और मैं आपको समझाकर ही मानूंगा। ठीक है। अब हम सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो इसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लें, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या कहीं पर मिलता है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो बात आती है कि इनका जो पूरा नाम है वो नाम है लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की। लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की ये 1896 से लेकर 1934 तक, महज ऐसा माना जाता है कि 37 साल तक की उम्र तक इनका जीवन था। इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये निवासी थे रूस के, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनका सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत के क्या था, विपरीत था। क्यों? क्योंकि पियाजे का सिद्धांत क्या था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। जब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने विपरीत से तात्पर्य यह है कि पियाजे ने किसी बच्चे के संज्ञान डेवलपमेंट के लिए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण होती है परिपक्वता, महत्वपूर्ण होती है। तो और इनके अनुसार अगर देखेंगे तो ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के संज्ञान के डेवलपमेंट के लिए अवस्थाएं, परिपक्वता महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है जो जेडपीडी है, जॉन प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट है। कहने से तात्पर्य है कि बच्चे का जो संस्कृति है, बच्चे का जो समाज है और बच्चे की जो भाषा है, बच्चे के संज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि पियाजे के सिद्धांत के क्या है, विपरीत है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का मूल स्रोत हैं। कहने से तात्पर्य है कि बच्चा अगर कुछ सीखता है वाइगोत्स्की के अनुसार तो सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा के माध्यम से ही सीखता है और यही उसके मूल स्रोत हैं। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो मानते हैं कि जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में जो परिपक्वता है, परिपक्वता आने के बाद ही बच्चा कोई चीज क्या करता है, सीख पाता है। दोनों में यही डिफरेंट है। अगर कहा जाता है कि सामाजिक संबंध जो हैं वो मानसिक कार्यों की क्या है, जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाली, कौन सी, सामाजिक संबंधों से ही बच्चे की मानसिक विकास का क्या होता है, जन्म होता है। अब वो किस ढंग से काम करते हैं इसको समझने के लिए हमारे जो उनका सिद्धांत है उसमें से हम पहला देखें। जो समाज हमने देखा था कि क्या पढ़ना है, समाज पढ़ना है। समाज से तात्पर्य सामाजिक अंतःक्रिया का केंद्रीय महत्व के मतलब कि किसी बच्चे को सिखाने में समाज का क्या महत्व है। तो कहते हैं कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है, बच्चा अकेले नहीं सीखता है बल्कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। जो विकास है वह सामाजिक स्तर से आंतरिक व्यक्तिगत स्तर की ओर क्या है, होता है। समाज से व्यक्ति के अंदर तक जो गुण हैं, जो सूचनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, जो संज्ञान है, जो तर्क है, जो कुछ भी चीजें हैं वो कहां से मिलती हैं, समाज से मिलती हैं। ये इनका मानना है। ठीक है। इन्होंने बताया कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल से अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है कि अंतरवैयक्तिक क्या है, इंटरपर्सनल क्या है। इससे तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, भावनाएं या व्यवहार का आदान प्रदान होता है। जैसे मैं और दूसरा कोई व्यक्ति के बीच में जब संवाद होगा, बातचीत होगी, तब उसके गुणों को मैं और मेरे गुणों को वो क्या करेगा, सीख पाएगा। इससे तात्पर्य है कि बच्चों के बीच में जब क्या होता है, अंतरवैयक्तिक से लेकर होकर के किधर को चलता है, अंतरावैयक्तिक की ओर चलता है। मतलब व्यक्ति क्या होता है, अब थोड़ा सा अंतरावैयक्तिक देख लो, इंट्रापर्सनल देख लो। जब व्यक्ति अपने ही मन में सोचता है, समझता है, तर्क करता है, भावनाओं से क्या करता है, जूझ रहा होता है। जैसे बात करने की मैं और मेरा मन, जैसे कभी कभी आप देखते भी होंगे कि कोई अकेले में बात कर रहा होता है। अब इसी में अगर मैं आपको छोटा सा एक बात करूं, एग्जांपल दूं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो केंद्रीय महत्व है इसमें क्या कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है, दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। एक एग्जांपल है, मान लो कि एक छोटा बच्चा है और उसके घर में बहुत सारे बॉक्स रखे हैं, डिब्बे रखे हैं, या उसी को ब्लॉक्स कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं, डिब्बे कह सकते हैं। तो उस डिब्बे से उस बच्चे को एक मीनार बनाना सिखाना है। मीनार कह सकते हैं, कोई भवन कह सकते हैं।
तो आप देखते होंगे कि जो बच्चे की माँ होती है वो इन डिब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखता चली जाती है और कई बार उसको एक दूसरे के ऊपर रख रख कर बताती है कि ये हमने मीनार बना दिया या कोई भवन बना दिया है। फिर कुछ दिन बाद स्थिति ऐसी आती है कि माँ के बताने के बाद बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। तो यहाँ से तात्पर्य है कि पहले बच्चे को उसकी किसने बताया, उसकी माँ ने बताया कि इन बॉक्सों से मीनार कैसे बनेगी। फिर अकेले में बच्चा क्या करता है, उन बॉक्सों से जो मीनार है वो क्या कर पा रहा होता है, बना रहा होता है। ठीक है, यहीं पर अगर आगे हम बात देखेंगे कि जो बच्चे के विकास, संज्ञानात्मक विकास के लिए दूसरा कारक है वो कौन सी है, संस्कृति। और जो संस्कृति के माध्यम से जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस ढंग से होता है, तो कह रहा है प्रत्येक संस्कृति बच्चे को मानसिक उपकरण क्या करती है, प्रदान करती है, मेंटल टूल्स प्रदान करती है। अब मानसिक टूल्स क्या है, यहां पर लिखा है देखो, मानसिक टूल्स या मनोवैज्ञानिक उपकरण जिसमें क्या आती है, भाषा आती है, गणितीय प्रणाली आती है जिसमें बच्चा 1 2 3 सीखता है, मानचित्र आता है, कोई मेमोरी टेक्निक्स, स्मृति तकनीकें आती हैं, या जैसे हम लोग देखते हैं वर्तमान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखने के मिलता है। हार्डवेयर तो देखते हैं, कलम मिल गई, कंप्यूटर मिल गया, माइक्रोस्कोप मिल गई, हार्डवेयर। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बात कर रहा है। इसी में जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल समझे, हमारे देश में नमस्ते करना, आप लोग देखते भी होंगे हमारे देश में क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कल्चर की, संस्कृति। तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, इधर नमस्ते करना सम्मान का मानसिक उपकरण है, मेंटल टूल्स है। अगर हम किसी को क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, मानसिक उपकरण है। दूसरी बातों में ये भी कह सकते हैं कि जो गिनती करने के तरीके हैं, दशमलव प्रणाली है, ये एक मानसिक उपकरण है जो गणना करने में क्या है, आसान बनाता है, गणना करने को आसान बनाता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का जो तीसरा महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, भाषा की है, लैंग्वेज की है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो कहते हैं कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण मानसिक उपकरण है। भाषा का विकास 3 चरणों में होता है। इनका मानना है कि किसी बच्चे के मन में या किसी बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होता है उसके 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं। उन 3 चरणों में बच्चे का भाषा का क्या होता है, विकास होता है। जिसमें से पहली बात इन्होंने बताई है सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच से तात्पर्य क्या है, अब सोशल स्पीच से तात्पर्य है, ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना बच्चे में 0 से 3 साल की उम्र में बच्चे में विकसित होती है। ये सामाजिक से तात्पर्य है कि बच्चे को दूसरे से बात करने के लिए, दूसरों से संवाद करने के लिए इस भाषा का बच्चा क्या करता है, उपयोग कर रहा होता है। अपनी माँ से बात करने के लिए, पानी मांगने के लिए बात करे कि मम्मी पानी दो, मम्मी क्या करो, पानी दो, तब से तात्पर्य क्या है कि बच्चा कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, सामाजिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, सामाजिक भाषण का प्रयोग कर रहा है। ये कब तक है, 0 से 3 साल तक। दूसरी बात करें हम, कौन सा है, आत्म केंद्रित भाषण, सेल्फ सेंटर्ड स्पीच। आप लोग इसमें देखते होंगे छोटे बच्चों को, ये लगभग जो अवस्था है वो 3 से 7 साल तक के बच्चों में मिल जाती है। और इसमें आप देखते होंगे कि जब बच्चा स्वयं से और जोर जोर से बोलकर बात कर रहा होता है और अपने कार्यों को निर्देशित कर रहा होता है। थोड़ा ध्यान रखना, एक सामाजिक भाषण में बच्चा क्या करता है कि दूसरों से बात करने के लिए बोल रहा होता है, चीज मांगने के लिए, अपनी चीज बताने के लिए, दुख दर्द बताने के लिए, आवश्यक चीजें बताने के लिए। दूसरी बात आती है कि बच्चा स्वयं से बात कर रहा होता है। अब स्वयं से कैसे बात करता है, मेरा खिलौना है, इसको मैं भी, ये गुड़िया है, मैं इसको नहलाऊंगा, इसको भी खाना खिलाऊंगा, अकेले में कोई रहे या न रहे बात कर रहा होता है। जैसे भी हमने मीनार बनाने की बात की तो बच्चा भी बात कर रहा होता है अकेले में, अभी मैं ये ब्लॉक को ऊपर रखूंगा, रखते ही हाँ हाँ ठीक ढंग से रख गया है, ऐसी जो बातें करता है उसको क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित भाषण। ये 0 से 3 से 7 साल के बच्चे के बीच में होता है और इसमें बच्चा जोर जोर से क्या करता है, खुद से बात कर रहा होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो कौन सा है, आंतरिक भाषण या मानसिक भाषण। आंतरिक भाषण या मानसिक भाषण की बात करें, ये क्या कहता है कि ये जो है 7 साल के प्लस बच्चे को, 7 साल के ऊपर या 7 साल से बच्चे में आ जाती है। कैसे आ जाती है, जब बच्चा, एक शब्द आएगा मूक, मूक समझते हैं, बिना आवाज के, कहते हो ना, मन में सोचना, मन में बात करना। तो कहा जाता है कि आंतरिक भाषण, मानसिक भाषण में क्या होता है कि बच्चा मूक एवं आंतरिक ढंग से चीजों को क्या करता है, सोचने लगता है, जिसका उपयोग वो 2 चीजों के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और क्या बोलना है उसको सोचने लगता है।
बोलने से पहले चुपचाप सोचना है इस समस्या का हल कैसे होगा। चिल्लाना नहीं है। चिल्लाने की प्रक्रिया तो कौन सी थी? आत्म केंद्रित भाषण, अकेले में बात करना है। मेरा खिलौना गिर गया, ये कैसे सही होगा, इसको कैसे सही करूंगा, इसको भी मैं नहलाऊंगा, धोना पड़ेगा, जो भी चीजें। लेकिन यहां पर बच्चा क्या करता है? मूक हो जाता है, सिर्फ मन में क्या करता है? सोच रहा होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाउट वाले पूछे जाते हैं जब बात आती है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं वो कौन है? जीन पियाजे। ये क्या कहते हैं कि अगर भाषा सीखने की बात आती है या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो क्या मानते हैं? भाषा विकास में योगदान है कि नहीं है? ये कहते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई योगदान नहीं है। ये कहते हैं कि पहले बच्चे में किसका? चिंतन का विकास होता है। और ज्यों ज्यों बच्चे में चिंतन का विकास होगा तो बच्चे में किसका विकास होता है? भाषा का विकास होता है। अगर बच्चे में परिपक्वता नहीं है, कहने से तात्पर्य है कि बच्चा किसी एक निश्चित अवस्था से नहीं होकर के गुजरता है, तो बच्चे में अगर अवस्था से नहीं गुजरेगा तो परिपक्वता नहीं होगी, परिपक्वता नहीं होगी तो चिंतन नहीं कर पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा तो भाषा नहीं बोल पाएगा। ये जीन पियाजे कहते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि बच्चे में पहले चिंतन या विचार आते हैं, उसके बाद में क्या आती है? भाषा आती है। इसी के जस्ट विपरीत कौन है? लेव वाइगोत्स्की है। इनका मानना है कि बच्चे में पहले क्या आती है? भाषा आती है, उसके बाद क्या आते हैं? विचार आते हैं। और जब ये भाषा और विचार दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं, तो बच्चा इस लेवल की बातचीत क्या करने शुरू कर देता है। दोनों में ही। और ये से कंफ्यूजन प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार पहले भाषा आती है, किसके अनुसार पहले विचार या चिंतन आता है। तो आज आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जब जीन पियाजे की बात आए, कहीं पर भी नाम आए, या दो चीजें आप ध्यान रखो, विचार या चिंतन और जो प्रतिपादक। अगर भाषा की बात आ जा रही है, संस्कृत की बात आ जा रही है, समाज की बात आ रही है, जेडपीडी की बात आ रही है, स्कैफोल्डिंग की बात आ रही है, एमकेओ की बात आ रही है, तो आपको बताना है कि यहां पर कौन? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। अगर अभी भी इसमें किसी को समझ में नहीं आए तो आप निसंकोच मैसेज कीजिए, निसंकोच कमेंट कीजिए, मैं आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। ठीक है। अब जो वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जहां पर हर बच्चा आकर के क्या करता है? फंस जाता है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, है ना। अब ये जो जेडपीडी है, इसको हम लोग निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, या किसी को क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं। ये किस ढंग से काम करता है और किन दो क्षेत्रों के बीच में काम करता है, इसका बच्चे की विकास, संज्ञानात्मक विकास में किस ढंग से हाथ होता है, और इसके सहयोगी कौन कौन से हैं, अब इसको हम क्लियर करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए ना, आप कमेंट करो। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं जिसमें आपके समझ में नहीं आए, बस आप थोड़ा सा ध्यान आप मेरी ओर क्या करना, टिका के रखना। ठीक है। बात करेंगे कि जब हम निकटतम समीपस्थ विकास के सिद्धांत की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, इसमें से दो चीजें इसकी सहायक हैं। दो चीजें क्या हैं? सहायक है, जिसको हम एक को बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा, या इसी को बोलते हैं पाड़। ठीक है। कहीं पर ये पाड़ भी मिलेगा, कहीं पर ये मचान भी मिलेगी। इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम इसी में, एक और चीज आवश्यक है जिसको हम लोग बोलते हैं MKO, जिसको हम बोलेंगे अन्य जानकार व्यक्ति, दूसरा जानने वाला व्यक्ति। ये दोनों क्या हैं? स्कैफोल्डिंग या MKO, ये जो जेडपीडी है उसका सहयोगी है। इसके बिना जेडपीडी प्रभावी नहीं हो सकते। ये दोनों उसके क्या हैं? सहयोगी हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो जेडपीडी है वो क्या है और वो किस ढंग से काम करता है। अब जब हम, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब हम निकटतम विकास के क्षेत्र की बात करें, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करें, तो इसमें जो लेव वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने क्या किया था कि दो बच्चे, कितने? दो बच्चे लिए, और ये दो बच्चे कौन थे? जिनका संज्ञान का स्तर
है ना। अगर कहें हम बात करें जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञान का स्तर वो क्या था, एक समान था। जो दोनों के संज्ञान का स्तर कैसा था, एक समान था। दो बच्चों को इन्होंने वाइगोत्स्की ने उठाया जिनका संज्ञान का स्तर एक समान है, और इन दोनों को एक ही समस्या दिया, एक ही समस्या। ध्यान से समझना, मतलब कि दो बच्चे जिनका संज्ञानात्मक स्तर क्या है, एक समान है, सोचने समझने तर्क करने की शक्ति कितनी है, एक समान है, लेकिन फिर भी उन दोनों बच्चों को एक ही समस्या दिया। और जब एक ही समस्या दिया तो उसमें से क्या होता है कि एक बच्चा उस समस्या का समाधान कर लेता है और जो दूसरा बच्चा होता है उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। अगर बात करें जीन पियाजे के अनुसार, तो जब दोनों का संज्ञानात्मक स्तर एक समान है, अगर मानना है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता से बच्चे समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो इससे तात्पर्य कि दोनों बच्चों की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो वहीं पर ये जो लियो वाइगोत्स्की हैं, ये मानते हैं कि इन दोनों बच्चों में एक बच्चे ने समस्या का समाधान किया और दूसरे बच्चे ने समस्या का समाधान नहीं किया। तो ये कहते हैं जो दूसरे बच्चे ने समस्या का समाधान नहीं किया ना, इसके पीछे का कारण क्या है, जेडपीडी है, निकटतम विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कहने से तात्पर्य ये कह रहे हैं कि जो पहला बच्चा था उसके पास कोई पहले से स्कैफोल्डिंग थी, ढांचा था, MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन था, तब जाकर के उस बच्चे ने पहली समस्या का समाधान कर लिया। और जिसके पास ये MKO नहीं था, स्कैफोल्डिंग नहीं थी, जेडपीडी नहीं थी, उसी बच्चे ने जो समस्या था उसका समाधान नहीं कर पाया। ठीक है, फिर से मैं एक बार सरसरी स्पीड में रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान समझना। इन्होंने दो बच्चों पर प्रयोग किया, जो प्रयोग था वो समान संज्ञानात्मक स्तर के बालकों के ऊपर था और दोनों को समान समस्या दी गई, जिसमें एक बच्चे ने समस्या का समाधान कर लिया और दूसरे ने नहीं कर पाया। जिसके पीछे का इन्होंने कारण माना, जिसका निकटस्थ विकास मजबूत था, जेडपीडी मजबूत था, MKO मजबूत था, स्कैफोल्डिंग मजबूत था, वो क्या किया है, उसने उस समस्या का समाधान कर लिया है, और जिसके पास वो नहीं था वो समस्या का समाधान नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जेडपीडी काम किस ढंग से करता है और किन दो स्तरों के बीच में काम करता है। ठीक है, ये एक ढांचा बना हुआ है। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दो स्तर आते हैं, इसमें तीन गोले बने हुए हैं। तीनों गोलों का मतलब क्या है, अलग अलग है। अगर हम पहले की बात करें, जो नीला वाला है, हम देखें कि इसमें बच्चे दो प्रकार से होते हैं। एक समस्या होती है कि बच्चे की जो संभावना क्या है कि वो क्या बन सकता है, और दूसरा बच्चा वास्तव में क्या है, और तीसरी स्थिति आती है कि बच्चे के साथ कैसा प्रयास करें जिससे बच्चा वो बन जाए जो बच्चे के बनने की क्या है, संभावना है। तीन स्थितियां हैं। तो पहला आता है, पहले इसको देख लो कि जेडपीडी वह अंतराल या क्षेत्र है जो बच्चे की वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के होता है। दो चीजें, एक बच्चे की वास्तविक विकास स्तर और दूसरा संभावित विकास स्तर के बीच की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो संभावित या समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं, उसी को हम निकटतम विकास क्षेत्र बोलते हैं। अब ये काम किस ढंग से करता है, पहली बात आती है जो बच्चे का वास्तविक विकास क्षेत्र है, एक्चुअल डेवलपमेंट, या इसी को कहीं पर आप देखेंगे क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। ये मान लो एक बच्चे का पूरा संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास है, और जो बच्चे का अपने आप में है वो क्या है, ये रेड कलर से है। मतलब बच्चे के पास कार्य करने की क्षमता कितनी है, इतनी है। इतनी है से तात्पर्य क्या है, एक्चुअल से तात्पर्य क्या है, वास्तविक से तात्पर्य क्या है कि बच्चे के पास वह क्षमता अपने आप में मौजूद है जिसमें बच्चा कोई भी कार्य कर सकता है बिना किसी अन्य की सहायता के। बिना किसी अन्य की सहायता के व्यक्ति जो कार्य कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक विकास स्तर। दूसरे को समझ लेते हैं, संभावित विकास स्तर, जिसके माध्यम से बच्चे का संपूर्ण विकास क्या है, हो सकता है। हम जहां पर पहुंचाना चाह रहे हैं बच्चा वहां क्या है, पहुंच सकता है। हम ये भी कह सकते हैं इसी में कि जो अधिक कुशल व्यक्ति है, क्या है, अधिक कुशल व्यक्ति है। इसको एक साधारण एग्जांपल से समझना। ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया, जन्म लिया। ठीक है, अब जन्म लेने के बाद उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे,
टीचर बनाएंगे, मतलब उन्होंने सोचा कि बच्चे की जो मैक्सिमम लिमिट होगी क्या हो सकती है। अब उसमें से दो स्थितियां आएंगी। पहली स्थिति आएगी कि क्या बच्चे में खुद की वो क्षमता होगी जिसमें वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन सके क्या, या तो फिर दूसरी बात आती है कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, कुछ सहायक वस्तुओं की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ सहायक लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, या कुछ जानकारी वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर इस बात में दुविधा आती है कि हमें बच्चे को क्या करना है, डॉक्टर बनाना है। अंतिम लेवल क्या होगा, यहां से और इसके बीच की जो प्रक्रिया चलती है उसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी। यहीं पर क्या आता है कि जो लोग यहां पर क्या कर रहे होते हैं, बच्चे का सहयोग कर रहे होते हैं। किस ढंग से, कुछ ज्ञानी बन करके, कुछ सहपाठी बन करके, कुछ अब यहां से आपको देखना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तत्काल चलना शुरू नहीं कर देता है, बोलना शुरू नहीं कर देता है। बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। बच्चा इकट्ठा एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। तो बच्चे को क्या करना है कि कुछ नहीं से, बच्चा जब जन्म ले तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोरा कागज होता है ना। कोरा कागज से एक बहुत अच्छी लिखावट वाला कागज बनाना है। अब स्थितियां ये हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा ज्यों ज्यों उसकी संज्ञान बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, बच्चा खुद होता जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये कहते हैं कि बच्चा खुद नहीं होगा, हाँ होगा, कुछ क्षमताएं होंगी, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो MKO है, मोर अदर नॉलेज है, और जो ढांचा है, किसी ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी, किसी MKO की आवश्यकता पड़ेगी। तब बच्चा क्या करेगा, उस वास्तविक स्तर पर पहुंच पाएगा। इसको हम एक साधारण और व्यवहारिक एग्जाम्पल से आसान शब्दों में समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मान लो कोई एक बच्चा है, किसी बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है उससे कोई मतलब नहीं है, और उसको क्या सिखाया जा रहा है, गणित सिखाया जा रहा है। उस बच्चे को क्या सीखना है, गणित कहें या मैथ, बच्चे को क्या सीखना है, मैथ सीखना है। अब जब मैथ सीखने की बारी आती है तो यहीं पर दो चीजें देख लो, एक है वास्तविक स्तर, है ना, बच्चे का कौन सा वास्तविक स्तर है, और दूसरा कौन सा है, संभावित स्तर। क्या है, संभावित स्तर। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसको, जब वास्तविक स्तर की बात आती है तो मान लो कि कोई बच्चा अकेले जो कार्य कर सकता है, तो यह माना जाता है कि उस बच्चे के पास अकेले कार्य करने का जो संज्ञान है, जो क्षमता है, वो बच्चा 10 तक कोई कार्य कर सकता है। हम कह सकते हैं कि 10 तक का टेबल याद कर सकता है, 10 तक की काउंटिंग गिनती याद कर सकता है ना, 10 तक का क्या बोलते हैं हम उसको, जोड़ याद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो 10 तक का कर रहा है। उसकी वास्तविक स्तर है कि बच्चा अकेले में कर ले रहा है, कोई रहे या नहीं रहे। वही जो संभावित स्तर है, ऐसा माना जाता है कि किसकी, टीचर के क्या, थोड़े से मदद करने से ये बच्चा 10 की जगह कितना, 20 तक को सीख सकता है। सारी चीजें अकेले में वो 10 को सीख रहा है, और किसी की मदद से वो क्या सीख रहा है, 20 तक का सीख रहा है। अब 20 तक का जोड़ सीख रहा है, 20 तक का टेबल सीख रहा है, 20 तक की काउंटिंग सीख रहा है। अब कोई भी चीज नीचे से उठा करके देख सकते हैं कि अकेले में वो 10 कर पा रहा है, और किसी के सहयोग से वो 20 कर पा रहा है। इसको साधारण एग्जांपल से समझ लें कि बच्चा खुद घुटनों के बल चल पा रहा है, और किसी ने अगर उंगली पकड़ा दी तो खड़े होकर चलने पड़ रहा है। तो सोचो घुटने और खड़े होकर चलने में कितना अंतर है। तो ये इनका कहने से तात्पर्य है कि जो बच्चे की वास्तविक क्षमता है वो क्या है, 10 तक करने की, और जो किसी के सहयोग से जो करने की क्षमता है वो क्या है, 20 है, जस्ट दोगुनी है। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, जेडपीडी, किसी के सहयोग मिलने से काम करना। अब यहां पर जेडपीडी से तात्पर्य है कि जो 10 से 20 के बीच का जो जोड़ है ना, 10 से 20 का, अब 10 से 20 से तात्पर्य क्या है कि किसी बच्चे के पास कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये बच्चे का क्या है, वास्तविक विकास स्तर है। मतलब कहने से तात्पर्य है कि बच्चा 10 तक आसानी से बिना किसी की सहायता से चीजों को क्या कर ले रहा है, ग्रहण कर पा रहा है। दूसरी बात आती है कि बच्चे का जो संभावित विकास स्तर है वो इस लेवल का है, मतलब बच्चा 20 तक का भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। इतनी क्षमता है कि 20 तक सीख सकता है, लेकिन बिना किसी के सहायता के वो कहां तक सीख पा रहा है, 10 तक सीख पा रहा है। यहां पर उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है 10 तक सीखने के लिए, लेकिन उसी बच्चे में क्षमता है कि वो 20 तक सीख जाएगा। अब जब 10 से 20 तक सीखने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, जो क्षेत्र समस्या कर रहा है, जिस क्षेत्र में जिन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, वही क्या है, निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी।
हम ये भी कह सकते हैं कि जो जेडपीडी है वो क्या है, जो वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच की कड़ी है। कड़ी से तात्पर्य आप देखते होंगे कि जैसे अब कुंडी होती है ना, तो दो कड़ियां आपस में क्या होती है, जुड़ी होती हैं। आपके पास क्षमता क्या है और आप क्या हो सकते हो, मात्र सिर्फ आपको छोटा सा सहयोग मिल जाने से। तो यहां पर ये जो छोटा सा सहयोग है, वो छोटा सा सहयोग किस रूप में है, वो है एमकेओ के रूप में और ढांचा या स्कैफोल्डिंग के रूप में। इन सहयोग के माध्यम से बच्चा 10 की अपेक्षा क्या करने लगता है, 20 तक सीख जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, निकटतम समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। ठीक है, अगर अभी भी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप निसंकोच कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और जो हमारे बच्चे को क्लास में किसी भी समय पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें कि बार बार हम नाम देख रहे हैं कि एमकेओ क्या है, ढांचा क्या है, और थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं ये किस ढंग से काम करता है। अब हम देखें कि जेडपीडी को सबसे ज्यादा सहायता देने वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मचान, पाइट भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है एक ऐसी प्रक्रिया, और किस समय की, इसी को बोल सकते हैं शुरुआत करने वाली प्रक्रिया। ये एक ऐसी शुरुआती प्रक्रिया है जो ये भी कह सकते हैं कि शुरुआती सहयोग की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पुश अप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा सहयोग कर रहे होते हैं किसी भी बात के लिए। कोई ऊपर चढ़ रहा है, थोड़ा सा सहयोग कर दें, कोई कुछ कर नहीं पा रहा, थोड़ा सा बता दें, किसी को दीवार पर चढ़ना है और थोड़ा सा इशारा कर दें कि तुम सीढ़ी पकड़ लो और क्या करोगे, चढ़ जाओगे। ये जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, ये क्या है, पाड़ स्कैफोल्डिंग है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे के पास क्या है, मस्तिष्क है, सूचनाएं हैं, संज्ञान है। क्या है, संज्ञान है। वो किस रूप में है, अव्यवस्थित रूप में है। अब इस अव्यवस्थित रूप को जिसका कोई क्रम नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन बच्चे के पास क्षमता है और अपनी क्षमता से वो कहां तक, 10 तक ही कर पा रहा था, उस संज्ञान को हम लोगों ने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित किस प्रकार से किया, जो अस्थायी सहयोग है, स्थायी सहयोग नहीं, अस्थायी सहयोग है, जो हमेशा नहीं रहेगा। शुरुआत में बताएंगे, बाकी वो बच्चा खुद कर लेगा। तो जो ये सहयोग है ना, वो किस रूप में होगा, संवाद के रूप में होगा। इस संवाद के रूप में सहयोग करके बच्चे का जो अव्यवस्थित संज्ञान है, जो अव्यवस्थित संज्ञान है बच्चे में, इस संज्ञान को संवाद के माध्यम से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाढ़, मचान, पाइट, ढांचा, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यह भी कहा जाता है कि इसमें बच्चे को जो सहयोग देकर के हम धीरे धीरे सहयोग को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें कौन होगा, कुशल सहयोगी कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, अभिभावक हो सकते हैं। ये सिर्फ कैसी सहायता देंगे, अस्थायी सहायता देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे होते हैं और सिखाते समय उसको क्या करते हैं, कुछ दूर तक पकड़ के जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये क्या हुई, अस्थायी सहायता। अब सोचो कि अगर बच्चे की साइकिल हम पीछे से पकड़े रहेंगे तो क्या बच्चा कभी सीख पाएगा, वो तो पीछे वाले भरोसे रहेगा। इसको बोलते क्या है, पाढ़ या ढांचा, जो क्या होता है, अस्थायी सहयोग होता है। इसको देखो, एक कुशल सहयोगी शिक्षक, सहपाठी, अभिभावक द्वारा बच्चे को अस्थायी सहायता प्रदान करना, ताकि वह जेडपीडी के भीतर के कार्य क्या है, कर सके। सहायता धीरे धीरे क्या करते हैं, हटा ली जाती है। इससे बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता जाता है और चीजों को सीखता जाता है, बिना किसी सहारे के कर लेता है। अगर हम बात करें, कभी कभी फंसा देता है प्रश्न पूछ करके कि स्कैफोल्डिंग के चरण कौन कौन से हैं और किन चरणों में बच्चा क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है, या जो हम लोग सहयोग देते हैं बच्चे को किस ढंग से देते हैं या किस स्तर से देते हैं। जिसमें पहली बात आती है वो कौन सा है, प्रदर्शन, मॉडलिंग। ये शिक्षक के द्वारा होता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, स्वयं, शिक्षक स्वयं कोई कार्य करके क्या करता है, सिखाता है। अब कैसे सिखाता है कि मान लो कि हमें क्लास में मैथ पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाई जा रही है, और शिक्षक बच्चे को सिखा रहा है 5 + 3 = क्या होगा। अब सोचो कि बच्चे के पास, अब यहां पर जब बात आएगी स्कैफोल्डिंग की, तो बच्चे के पास अमूर्त चिंतन तो है नहीं, तो उसको मूर्त चीजों के सहारे, जैसे क्या बताएगा टीचर कि देखो 5 + 3 को अगर हल करना है ना, तो पहले 5 उंगलियां दिखाओ, फिर 3 उंगलियां दिखाओ, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8।
मतलब पहला काम क्या है, क्या करेगा टीचर, प्रदर्शन करेगा, मॉडलिंग करेगा, शिक्षक स्वयं कार्य करके क्या करेगा, दिखाएगा, तो बच्चा उसका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। दूसरी बारी आती है क्या करना, संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग, संकेतों के माध्यम से क्या करना, मदद करना। संकेत कैसे देगा, बताएगा ना, अब अगला कदम क्या होगा, अब अगला कदम क्या होगा, याद करो जो हमने पहले क्या किया था, सीखा था, ऐसे संकेत देगा। तीसरी बात आएगी प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग, सोचने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछना। बात आएगी ना प्रश्न पूछने की, तो क्या करेगा, तुम्हारे विचार में इसका उत्तर क्या हो सकता है, थोड़ा सहारा दे रहा है, तुम्हारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अगली जो बात आएगी वो कौन आएगा, धीरे धीरे जब इतना करने के बाद क्या कर देगा, सहयोग कम कर देगा। जैसे जैसे बच्चा सीखता है सहायता कम करते जाना है, क्योंकि तीन चीजें हो गई ना भाई, करके भी बता दिए, संकेत भी देने लगे, प्रश्न भी पूछने लगे, तो अब सहयोग को क्या करना है, कम करना है और इस बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना है। तो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा सहायता कम करते जाना है। पहले हर कदम पर मदद करने से संबंधित कुछ शुरुआत के लिए हमें क्या करना है, सहायता के लिए हिंट देना है, प्रदर्शन करना है, लेकिन बाद में इसको क्या करना है, खत्म कर देना है, अंत में कोई मदद नहीं करनी है। और अगली बात आती है कौन सी, स्वतंत्र अभ्यास। अब यहां पर टीचर किसी भी प्रकार का कोई हिंट नहीं देगा, कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है मचान के स्तर इस ढंग से काम करते हैं, ठीक है। आगे जो महत्वपूर्ण तीसरी बात आती है MKO, है ना, इससे तात्पर्य है अधिक ज्ञान वाला अन्य। MKO अधिक ज्ञान वाला अन्य, अदर नॉलेजेबल पर्सन। अब यहां पर बात करना है थोड़ा सा, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि वह व्यक्ति जिसमें बच्चे से अधिक क्या है, कौशल है। अब ये जो बच्चे से अधिक कौशल से तात्पर्य है कि एक क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन पांचों में सबकी बुद्धिलब्धि, कार्य करने की क्षमता, पढ़ने की, रटने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो हो सकता है कि उसी क्लास में किसी बच्चे की क्षमता उससे क्या हो, ज्यादा। टीचर की तो है ही, साथ में उस बच्चे के सहपाठियों की भी ज्यादा हो सकती है। तो यहां से तात्पर्य है कि हर वह व्यक्ति जिसमें बच्चे से अधिक क्या है, कौशल या ज्ञान होता है, और जो उसे सीखने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान देना, आपसे कोई ज्ञानी, आपसे कोई स्किल्ड जो आपकी सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, वो आपका क्या है, MKO है। वही आपके ZPD का माध्यम है, वही आपको एक ढांचा दे रहा है, ठीक है। तब जाकर के आप जो थोड़ा बहुत कुछ हो से बहुत कुछ बनने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। इसी में बात करें, वो क्या है, MKO हो सकता है कौन, शिक्षक, अभिभावक, बड़ा भाई बहन, सहपाठी, यहां तक कि जो वर्तमान हमारी युग है कौन सी, कंप्यूटर की दुनिया और इंटरनेट की दुनिया भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आगे इसी में अगर हम बात करें कि इतना कुछ करने के बाद जब वाइगोत्स्की की बात आती है, तो दो चीजों पर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दो महत्वपूर्ण चीजों पर बात करते हैं। पहली बात आती है पारस्परिक शिक्षण की। पारस्परिक शिक्षण से तात्पर्य क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, अब इसमें से दो चीजें होंगी। जब पारस्परिक शिक्षण में टीचर होता है प्लस स्टूडेंट होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासें हैं इसमें क्या है, सामने स्टूडेंट बैठा है, टीचर खड़ा है। अब टीचर क्या करता है भाई, कोई भी टॉपिक होगा उसमें प्रश्न पूछेगा, उससे संबंधित सारांश, कोई कहानी बताएगा या कोई कहानी बताकर सारांश निकलवाएगा, कोई टॉपिक होगा उसका वर्गीकरण करवाएगा, उसका क्या करेगा, पूर्वावलोकन करेगा। तो इनके अनुसार क्या है, पारस्परिक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है किसी बच्चे को सिखाने के लिए, उसका संज्ञानात्मक विकास करने के लिए। दूसरी बात ये करते हैं सहयोगी शिक्षण की। सहयोगी शिक्षण में इन्होंने कहा है कोलैबोरेटिव, कि यहां पर टीचर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सिर्फ क्लासमेट्स होंगे। क्या होंगे, क्लासमेट्स होंगे। 5-5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, आपस में आकर के वो चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। उसको क्या इन्होंने नाम दिया, सहयोगी शिक्षण। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपके प्रश्न में कहीं पर भी समाज का नाम आए, भाषा का नाम आए, संस्कृति का नाम आए, MKO का नाम आए, पाठ ढांचा मचान का नाम आए, कहीं पर सहयोगी शिक्षण का नाम आए, है ना, कहीं पर पारस्परिक शिक्षण का नाम आए, तो समझ लेना कि यहां पर किसका संबंध है, वाइगोत्स्की का संबंध है।
अगर अब यहां तक समझाने के बाद, यहां तक पूरी व्याख्या करने के बाद अगर आपको किसी भी बिंदु पर कोई डाउट है, आप निसंकोच कमेंट में अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको उस कमेंट्स को इसी क्लास में मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, अगर फिर से मैं आपको कहूंगा, अगर वीडियोज आपके उपयोगी समझ में आ रहे हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो, उदाहरण समझ में आ रहे हो, तो आप लाइक कमेंट करके आप बताते चलें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।